बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, बिफोर इट के मैं आज के शो के टॉपिक्स की जानिब आऊँ, हुज़ैफ़ा रहमान साहब PMLN के एक रहनुमा हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के स्पेशल असिस्टेंट हैं। आज हमारे शो में उन्होंने कमिट किया हुआ था और हमारी कोऑर्डिनेशन जैसे ही दिन का आगाज़ होता है हमारी टीम्स की कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हो जाती है। आज के जो मेहमान होते हैं, पोटेंशियल गेस्ट जो होते हैं, हुज़ैफ़ा रहमान साहब ने कमिट किया हुआ था। कमिट करने के बाद जब शो की रिकॉर्डिंग का टाइम स्टार्ट हुआ तो कि आधा घंटा 40 मिनट्स हमें वेट करवाते रहे और उसके बाद ऑब्वियसली हमारे जो उनके पैनल में बाकी मेहमान थे वो हमारे स्टूडियो के अंदर मौजूद थे और उसके बाद हुज़ैफ़ा रहमान साहब ने बिल्कुल जहमत भी नहीं की ये बताने की कि यार माजरत में नहीं आ सकूँगा। 40 मिनट्स, तकरीबन 40 मिनट्स वेट करवाने के बाद। नाज़रीन, ये PMLN के बारे में मशहूर है हमारी इंडस्ट्री के अंदर, मीडिया इंडस्ट्री के अंदर, कि जब ये हुकूमत में आ जाते हैं इनकी गर्दनों में सरिया आ जाता है। और फिर हुज़ैफ़ा रहमान साहब तो हमारी इंडस्ट्री, मतलब मीडिया इंडस्ट्री से एक पॉलिटिकल वर्कर बने हैं, यहाँ से वो जर्नलिज्म से निकल कर सियासत में गए हुए हैं। तो हुज़ैफ़ा साहब, आपको तो कम अज़ कम अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हाउ प्रोग्राम्स आर डन, हमारे ये स्लॉट्स कितनी टाइट होते हैं, हमारा स्केड्यूल कितना टाइट होता है, अगर एक गेस्ट को डिच करता है तो वो हमारा किस तरह हमें इफेक्ट करता है, कितना डिस्टर्ब करता है हमारे डे टू डे ऑपरेशंस को। और नंबर 2, जिस चीज़ का मुझे दुख है, जिसका मुझे एक्चुअली पेन फील हुआ है, अगर मेरे यहाँ पर हुज़ैफ़ा रहमान साहब मेरे स्टूडियो में बैठे होते, मेरे कोई दूसरे गेस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से या पीपल्स पार्टी से हैं, वो 30-40 मिनट्स हुज़ैफ़ा रहमान साहब को यहाँ पर बैठ कर वेट करवाते, तो हाउ वुड यू फील? हुज़ैफ़ा रहमान साहब, आपको कैसा लगता? जस्ट लाइक दैट, आपको भी कोई हक नहीं है कि आप किसी बंदे की तज़हीक करें, किसी बंदे की तजलील करें। आपने नहीं आना ना ये शो में, दैट्स योर कॉल। जब आपको कॉल की जाती है तो आपके ये वॉलंटियरली आप लोग तशरीफ़ लाते हैं, थैंक यू फॉर दैट। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप 30-40 मिनट्स बिल्कुल गायब रहें, फ़ोन तक ना लें और जब इवेंचुअली आपसे बात हो तो आप ये कह दें कि जनाब मैं आज थोड़ा सा मसरूफ़ हूँ। प्लीज़ ऑनवर्ड्स थोड़ा प्रोफेशनल बिहेवियर रखिएगा, टाइमली हमें बता दीजिएगा। एनीवेज, आज के शो का आगाज़ करते हैं। इस शो के हमारे पहले मेहमान बैरिस्टर उमैर न्याई साहब, और उमैर न्याई साहब के साथ ही हमारा सेगमेंट था जिसमें हुज़ैफ़ा रहमान साहब भी थे, लेकिन ऑब्वियसली हुज़ैफ़ा रहमान साहब जो हैं वो हुकूमत में हैं और PMLN की हुकूमत में हैं, और जब PMLN की हुकूमत होती है तो इनकी गर्दन में कहा जाता है सरिया आ जाता है। एनीवेज, उमैर न्याई साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उमैर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू। खैरियत से सर? आप ठीक ठाक हैं? करम बिल्कुल खैर करिए। व्हाट डू यू थिंक, फील्ड मार्शल साहब का दौरा अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात, व्हाट कुड बी द पॉसिबिलिटीज़, कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से इश्यूज अंडर डिस्कशन आएंगे? देखिए, एक तो बज़ाहिर पिक्चर नज़र आती है कि तमाम ममालिक, 140 मेरे ख्याल से ममालिक के डिफरेंट मिलिट्री पर्सनल्स गए हुए हैं, तो एक तो वो पिक्चर नज़र आती है कि, और दूसरी टाइमिंग एक इसकी कोइंसाइड कर जाना ईरान इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट, तो वो थोड़ी सी आईब्रोज रेज करता है। मगर उसके साथ साथ चलें टाइमिंग कोइंसाइड भी कर जाए तो हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ओवरऑल देखें कि हम एक सिविलाइजेशन की डिवाइड पे बैठे हुए हैं। एक पर्शियन एम्पायर जहाँ एंड हो रही है, एक दूसरी सिविलाइजेशन शुरू हो रही, बीच में हम सैंडविच हुए हुए हैं। अब ईरान चले एक इस्लामी मुल्क हो गया, उस पर हमला, मगर उसमें हमला क्यों किया जा रहा है? क्योंकि एक ज़ायनिज़्म का एक प्लान है जो कि किसी से ढका छुपा नहीं। इसराइल का जो वजूद आया वो किस लिए आया कि एक ग्रेटर इसराइल को मार्ज़े वजूद में लाना है, और वो कब मार्ज़े वजूद में आएगा? नेतन्याहू की आप प्रीवियस स्टेटमेंट उठा के देख लें कि हम एक गलती कर चुके कि हमने पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनने दिया, दोबारा अगली तो दूसरी नहीं होने देंगे, और उसी की इंटेंशंस को उन्होंने कवर अप देने के लिए ईरान पे हमला किया। और आज देखें सूरत हाल ये है कि मेरे ख्याल से मीडिया शायद उस तरह से नहीं कवर कर पा रहा जिस तरह का तेहरान में नुकसान हो रहा है, जिस तरह का अनप्रोवोक्ड सिविलियन आबादियों का नुकसान किया जा रहा है, मलिया मेट किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए और अगला थ्रेट जो पाकिस्तान को है उसको मद्देनज़र रखते हुए मेरे ख्याल से इस स्टेप को यूटिलाइज़ करना चाहिए। इसमें पाकिस्तान के कंसर्न्स भरपूर तरीके से जो इस वक्त अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट है उसके सामने जाने चाहिए। और क्योंकि देखें, मैं इसको और तरह से देखता हूँ, क्योंकि देखें ईरान ने अपना एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। देखिए, एक छोटी बात नहीं होती कि पहली दफ़ा है कि किसी मुस्लिम मुल्क ने स्टैंड अप किया टू इसराइल और एक खातिर खा जवाब भी दिया है अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए, सैंक्शंस के बावजूद। मगर फिर भी देखें, अगर खुदा न खास्ता ईरान उस पोजीशन में नहीं रहता, कल को रिजीम चेंज वहाँ हो जाती है, तो एक हॉस्टाइल कंट्री आपके दिहाने आके बैठ जाती है, तो उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस पे आएगा? बलोचिस्तान पे आएगा। बलोचिस्तान में ऑलरेडी आप देख रहे हैं BLA का रोल। BLA क्या है? ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक मर्सनरीज का ग्रुप इकट्ठा किया जाता है टारगेट देने के लिए। मतलब इंडिया इन्वेस्टमेंट करता है, दहशतगर्द नासिर को इकट्ठा किया जाता है, वो एक्टिविटी एग्जीक्यूट करते हैं और भाग जाते हैं। जब इसराइल पीछे आ गया साथ इंडिया की फंडिंग, तो आप खुद देखें ये तो हमारे सेटल्ड एरियाज तक नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए
इस ट्रिप को यूटिलाइज़ करें और मैक्सिमम जो इस वक्त पाकिस्तान अपना रोल प्ले कर सकता है, अपनी आंखें दिखा सकता है, वो दिखानी चाहिए। हॉस्टिलिटीज़ की बात की आपने, इजराइली जो कर रहे हैं ईरान के अंदर, होल वर्ल्ड इज़ कंसर्न, जहाँ पर भी कोई दर्द दिल रखने वाले लोग हैं दे आर कंसर्न। पास्ट में नेतन्याहू, इजराइल खुल के इमरान खान साहब इस टॉपिक के ऊपर बात किया करते थे। कल से पहले तो हम ये कहते रहे कि इमरान खान साहब से मुलाकात किसी की नहीं हो रही। कल इमरान खान साहब की मुलाकात भी हुई उनकी हमशीरा से, दोनों बहनों से, कोई ट्वीट नहीं आया अभी तक। अच्छा देखें, बिल्कुल आप बड़ा वैलिड क्वेश्चन रेस किया। देखें पास में भी इमरान खान के ट्वीट्स आते रहे, इस्माइल हानिया की डेथ पे सारी चीज़ों पे आता रहा, और कल भी देखें इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी के प्रोटेस्ट मुलतवी किए हैं। क्यों मुलतवी किए हैं? कि इन सिचुएशन को देखते हुए। अब देखें, अब ये तो जो खान साहब का ट्विटर हैंडल कर रहे हैं उनका है कि उन्होंने किस तरह से चीज़ों को पैराफ्रेज किया। खान साहब की लिमिटेशन, अब देखें कल कोई सियासी लोग नहीं मिले, 2 बहनें मिली। देखें अब वो भी एक लिमिटेशन है कि देखें कितनी इन्फॉर्मेशन उन तक कन्वे हुई, कितनी आगे जानी, तो मेरे ख्याल से उस चीज़ का हमें मार्जिन देना चाहिए। बाकी इमरान खान का स्टांस टूवर्ड्स इसराइल वो क्लियर है। जो इसराइल की फासिस्ट आइडियोलॉजी है, जो मोदी की फासिस्ट आइडियोलॉजी है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। इमरान खान दोनों को वो हिटलर से इक्वेट करते हैं और उसी नज़रिए से देखते हैं। ना हमारा उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, और हम चाहेंगे कि पाकिस्तान को इस वक्त चाहिए कि मुस्लिम वर्ल्ड को अलाइन करे, और मुस्लिम वर्ल्ड जो बेसिकली देखें एक साइजेबल नंबर की फ़ौज रखती है इस वक्त। आपका यूएन चार्टर आपको डिफेंस का अलाउ करता है, क्यों नहीं हम कोई रीजनल एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी कोऑर्डिनेशन की बनाते जो ईरान का इस वक्त डिफेंस करे। बट एट द सेम टाइम जब क्लैरिटी के साथ बाय नेम माजी में ट्वीट्स आती रही हैं, तो दिस इज़ द मोमेंट, हाई टाइम के ईरान इज़ अंडर अटैक, रिटेलिएट कर रहा है, सेल्फ डिफेंस में कर रहा है अभी तक जो कर रहा है। तो यहाँ पर तो कैटेगोरिकली ज़रा टोन भी थोड़ी सी बदल के, दिस वाज द टाइम के जहाँ पर बाय नेम इंसिडेंट्स को हाईलाइट करते हुए ट्वीट, डोंट यू थिंक सो? होनी चाहिए। मैं तो आपके साथ एग्री करूँ, और मैं समझता हूँ 21 को इमरान खान साहब का GHQ वाला ट्रायल है, उसमें मीडिया भी जाएगा और आप खुद अपने कानों से इमरान खान साहब का वर्जन इस पे सुन लेंगे। आप तो ये नहली फिर स्टीम की है कि जिन्होंने इसको हाईलाइट नहीं किया? मेरे ख्याल देखें, एक तो देखें एक्सपेक्टेशन ही नहीं होती आजकल किसी को कि मुलाकात हो भी जाएगी, जिस तरह से लोग जाते हैं, फिर अल्टीमेटली पता ही नहीं चलता, पिक एंड चूज़ होता है। जैसा 2 बहनों को अलाउ किया, हालांकि वकला के भी उस दिन मीटिंग का दिन था, उसमें बहुत सारे वकला ने भी जाना था। अगर उनमें से कोई चले जाते, हर किसी के पास अपने अपने क्वेश्चंस होते हैं, क्वेरीज उस तरह से आ सकती थी। मैं समझता हूँ वो वाला लैप्स है। अदरवाइज PTI के एंड पे और खान साहब के एंड पे क्लैरिटी है, बहुत क्लैरिटी है। पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिफरेंसेस कम हो रहे हैं रिसेंट? देखकर राजा परवेज साहब, असद कैसर साहब वाली मुलाकात भी, देखें डिफरेंसेस कम मुश्किल है, मैं फ्रैंक बात करूँगा, क्योंकि देखें पॉलिटिकली देखें हम पहले एक चीज़ पे तो क्लियर हो जाएं कि हमने पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बैठ के किस हद तक चलना है। PTI अभी उस चीज़ में क्लैरिटी नहीं बना पा रही कि एक बंदा बात करता है तो 2 पीछे से टांग खींच देते हैं, जो हमने फ्रैंक मामलात चीज़ों में देखा है। देखें पॉलिटिकल स्पेस बनेगी पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बात करके, मगर मैं समझता हूँ अभी बजट मौका नहीं है उस बात करने का, क्योंकि पीपल्स पार्टी की अपनी लिमिटेशन है। पीपल्स पार्टी चाहे भी सही ना तो इस इत्तेहाद से नहीं निकल सकती। आपको इससे हट के पहले जो बेसिकली है आउटसाइड पॉलिटिकल रेम वाले टॉपिक्स हैं ना, उन पे पहले कंसेंसस बना के अपना कॉन्फिडेंस बनाना होगा एक दूसरे पे। जब पॉलिटिकल फोर्सेस एक दफ़ा टेबल पे बैठेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो स्पेस रीगेन करने वाली बातें वो तब चलेंगे। जिन टॉपिक्स पे या जिस एस्पेक्ट में आप बात कर रहे हैं, मैंने लुक एट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और एक वर्ड अगले दिन बड़ा माइंड किया आपकी लीडरशिप ने, मैं कहता हूँ दस्तयाब लीडरशिप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। दस्तयाब क्या होता है? मैंने कहा जो ग्राउंड पे आप ही अवेलेबल है ना। इमरान खान इज बिहाइंड द बास, शाह इज बिहाइंड द बास, इसमें माइंड करने वाली बात नहीं है। ये तो एक बड़ा सिविलाइज्ड सा जुमला था कि जो दस्तयाब लीडरशिप है। दस्तयाब लीडरशिप में से हु डू यू थिंक कि कोई एक आधा नाम, 2 नाम के जो बाकी पॉलिटिकल पार्टी से एट सम लेवल एंगेज भी कर सकते हो? देखें एंगेज करने वाला पोटेंशियल बिल्कुल मौजूद है, मगर मैं नाम इसलिए नहीं लूँगा। देखें सबसे पहले ज़रूरी क्या है कि खान साहब की तरफ से क्लैरिटी आनी चाहिए। खान साहब जब तक उस प्रोसेस को गो हेड नहीं देंगे ना, देखें अपने एंड पे कोई भी, मतलब फॉर एग्जांपल ज़रताज बीबी स्टार्ट कर लेती हैं, ठीक है, कल को वो अकेली उस पोजीशन में रह जाएंगी, पार्टी पूरी डिसोन कर दे उस प्रोसेस। वो तो ट्रेटर, गद्दार और पता नहीं क्या क्या लगे ना। इसलिए सबसे पहले ये देख रहा है कि देखें हमने
देखिए पाकिस्तान के फ्रेमवर्क को समझने की ज़रूरत है कि जिस तरह के फ्रेमवर्क में हम थे आज से 10 साल पहले, आज हम उसमें नहीं मौजूद। हम कॉन्स्टिट्यूशनली अपने पाथ से बहुत ज़्यादा डेविएट कर गए हैं। उस डेविएशन से वापस आने के लिए अब बहुत कुछ करना पड़ेगा और बहुत कुछ गिव एंड टेक भी करना पड़ेगा। शायद अपने मौक़िफ़ में, चीज़ों में, वो तब ही हो सकता है जब इमरान खान ओके करेंगे। अगर इमरान खान साहब की तरफ से कोई बात की हद तक लचक नहीं है तो बाकी और कौन जुर्रत कर सकता है। PMLN बार बार मुज़ाकरात का कह चुकी, किसी लेवल की इंगेजमेंट, कोई डिप्लोमेसी, कोई लेना देना, कोई डील बैकएंड पे चल रही? नहीं, मैं नहीं समझ रहा। PMLN वाला तो बिल्कुल चैप्टर ही खामोश है। मगर देखें, इसका अच्छा स्टार्ट जिस सब आपने हिंट किया पीपल्स पार्टी वाला हो सकता है, क्योंकि आप उनकी बजट स्पीचें उठा के देख लें, वो बिल्कुल नाखुश हैं। आज भी जिस तरह से इसाक डार साहब फ्लोर ऑफ द हाउस पे आए, कहते हैं हमने सिंध के कुछ कंसर्न एड्रेस किए हैं, मतलब उनकी HEC की यूनिवर्सिटीज़ का शेयर के बारे में कहा कि जी 4.7 बिलियन आपका रिस्टोर कर दिया, आपके कहने पे सोलर पैनल पे टैक्सेस हम 18 से 10%। खैर 10 भी ज्यादती है, लेकिन हाँ जी, मतलब छोटी छोटी बातें कि मगर ब्रॉडर चीज़ें तभी होंगी कि जब एक डायलॉग चलेगा, और डायलॉग ये पार्लियामेंट के अंदर से चलना है। मेरे ख्याल से पार्लिमानी कमेटी बननी चाहिए। इवेंचुअली यू गाइस हैव रियलाइज्ड दैट कि कोई भी डायलॉग तहरीक इंसाफ का विद इन द पार्लियामेंट ही स्टार्ट होगा। 100%। ये तो PMLN पीपल्स पार्टी आप लोगों को फ्रॉम डे वन कहती आ रही है। वो कहती आ रही है, मगर देखें हम जिस एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहे हैं ना, देखें हमारा मसला क्या आ रहा है। देखें जिस वक्त हम कोई डायलॉग चीज़ पे करने की जाएं, उस एक तरफ से इमरान खान की मुलाकात बंद कर दी जाती है, इन्फॉर्मेशन का फुकदान, फिर कोई एक और इवेंट हो जाता है जिसकी वजह से 2-2.5 महीने बाद जब मुलाकात होती है तो पिछला पूरा प्रोसेस स्क्रैप हो जाता है। तो ये वाले मसले मसाइल हैं। अब देखें क्राइसिस एक अपॉर्चुनिटी देता है पार्टी को, उसमें से कुछ ना कुछ स्पेस बनानी चाहिए। मसला हमारे साथ क्या हो रहा है कि हमने इस साल 1.5 में खाली दीवार को टक्कर मारी है। हमने अचीव कुछ नहीं किया, दीवार के कमज़ोर हिस्सों को भी नहीं आइडेंटिफाई किया। बेसिकली कम से कम विंडो नहीं नज़र आ रही, कम से कम कमज़ोर हिस्सा तो आइडेंटिफाई कर लें, फिर उसको फोकस कर लें, रास्ता निकल आए। फाइनली ये बताइए, बजट पे बहुत सारी रिजर्वेशन, जिस तरह आपने भी HEC का कहा, कुछ ज़िम्मेदारों के ऊपर टैक्स के ऊपर भी आज शहबाज शरीफ साहब ने एड्रेस किया है कि सिर्फ 1% टैक्स, वो भी 12 लाख से ऊपर इनकम एंड ऑल दैट। मेन कंसर्न्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क्या हैं? दैट्स व्हाई आई पुट अप दिस क्वेश्चन कि बजट वो चीज़ होती है जहाँ पर आप आकर आवाम की आवाज़ बन सकते हैं। आई डू अंडरस्टैंड, मैं फर्मली बिलीव करता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी बड़ी जमात ने ज़िम्मेदारों के साथ जो वीट वाले क्राइसिस में जो ज़िम्मेदारों को ज़िबा किया गया हुकूमत पंजाब की जानिब से, आप लोग आवाज़ नहीं बन सके। आप लोग ये पंजाब की तंजीम का फॉल्ट है, फेडरल का फॉल्ट है, आई डोंट नो, लेकिन वो इतना वो बड़ा कत्लेआम था ज़िम्मेदारों का कि वहाँ पर बहुत बहुत मजबूत आवाज़ें या बहुत मौसर आवाज़ उठाई जानी चाहिए थी। रिजर्वेशंस बजट पे हैं क्या क्या? देखिए बुनियादी तौर पे सबसे पहला तो है, देखें आपने टैक्स शॉर्टफॉल आपका 1 ट्रिलियन का है। जिस मुल्क में 1 ट्रिलियन का टैक्स शॉर्टफॉल हो, वहाँ आप FBR को किस तरह से इजाफी टारगेट दे सकते हैं, और फिर साथ जो पावर्स आप दे रहे हैं FBR को कि वो किसी के भी घर में घुस जाएंगे, एग्जीक्यूशनर सारा तो कुछ मतलब ये जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन की जो है ना प्रोविज़न जो सेफ गार्ड देती हैं अगेंस्ट इलीगल अरेस्ट एंड डिटेंशन, वो किधर चली गई। फिर आप देखें तहरीक इंसाफ को ताना देते रहे कि जी ये तो जी कर्जे लेके मुल्क पे चढ़ाए। भाई 3 साल का आप अपना पीरियड उठा के देख लें। देखें मसला क्या होता है, जब आप बैंकर फाइनेंस मिनिस्टर लगा देना, वो उसी लेंस से सोचता है, उसको प्रॉफिट लॉस पे सोचता है, प्लस वो देखता है एलिजिबल क्लाइंट के हिसाब से कि यार ये मेरे क्राइटेरिया पे उतरता है, ये लेंडिंग के काबिल है। उसका जो तबका जो नीचे चला गया, जो बिलो पॉवर्टी लाइन, अब 45% तबका आपका जो बनता है 11.5 करोड़ आवाम का, जो बिलो पॉवर्टी लाइन चला गया, उसको किसने वापस लाना है? उसके लिए क्या हमने कोई स्कीम बनाई? नहीं बनाई। आपने पिछले साल जो 3 सालों में जो 31,000 अरब के कर्जे उठाए हैं, ये छोटी रकम नहीं है। 31,000 अरब के कर्जे वो किस मद में इस्तेमाल हुए हैं? क्या आपने उसमें सेहत को फ़रोग दिया है? क्या तालीम को फ़रोग दिया है? क्या डेवलपमेंट को फ़रोग दिया? डेवलपमेंट का तो ये हाल है कि PF ने 13,000 अरब का रखा हुआ था, खाली आपने 1300 अरब का रखा हुआ था, उसमें से 475 के इस तरह की फिगर यूटिलाइज हुई, बाकी तो सारा लैप्स कर गया। तो जब इस तरह की सूरत हाल हो, मुल्क किस तरह से तरक्की करेगा? मतलब जो आपने यूटिलाइज किया है PSDP फेडरेशन है, उससे ज़्यादा तो KPK का डेवलपमेंट का बजट है।
तो खुद फिर पंजाब से कंपैरिजन करना पड़ेगा, केपी का कंपैरिजन करते हैं फिर पंजाब का करेंगे और उसका बजट तो बहुत नहीं, मगर देखें ना मरकज की तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। 18th अमेंडमेंट के बाद आई नो दैट मोटरवेज इनकम्प्लीट पड़ी हैं आपका। देखें ML1 का प्रोजेक्ट कब से चल रहा था, अब कितने, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का तो खाली वो $6 बिलियन का तो वो प्रोजेक्ट बन गया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मिसमैच हैं, जिस हकीकत को ये बुरी तरह से नज़रअंदाज करें। मतलब क्लाइमेट चेंज का कहने को तो पंजाब ने जगह से पैसे रखे हैं उससे नहीं, वो ठीक है, मगर रियलाइज करें, मगर मसला ये है कि सारा पता चला। सब थैंक यू वेरी मच नाज़रीन। मुझे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, तो यही जो ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट है, जरा इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। मेरे साथ रहिए नाज़रीन। इस सेगमेंट में ज़रा बात करते हैं, आज एक इंतहाई अहम मुलाकात है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से। और जब ईरान इजराइल की वॉर, ये तनाज़ा इतना ज़ोर पकड़ता जा रहा है, एट द सेम टाइम आज खबरें कुछ हिंदुस्तानी मीडिया ने ऐसी भी रिपोर्ट की कि नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावत दी गई थी, मुलाकात के लिए दावत दी गई थी, लेकिन उन्होंने डिक्लाइन कर दिया ये कहकर कि मैं बहुत मसरूफ़ हूँ। इस सारे तनाजुर के अंदर पाकिस्तान की अहमियत, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी और जनाब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की मुलाकात, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। अली सरवर नकवी साहब साबिक सफ़ीर हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। नकवी साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे मिजाज हैं आपके, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है सर, सबसे पहले तो जरा फील्ड मार्शल और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात से आगाज कर लेते हैं आज की गुफ्तगू का। व्हाट डू यू थिंक, कौन कौन से पॉइंट्स ज़ेरे बहस आ सकते हैं आज की इस मुलाकात में? एक तो जो अभी की क्राइसिस है इजराइल ईरान के झगड़े की, कॉन्फ्लिक्ट की जी, वो उस पे गुफ्तगू होगी। और पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि ये लड़ाई रुक जाए और पहले जंग बंदी हो, उसके बाद मुज़ाकरात। हम ईरान की हिमायत करते हैं, हमारी मॉरल सपोर्ट, अखलाकी हिमायत हमारी ईरान के साथ है जी। और हम चाहते हैं कि वो चीज़ वाज़े की जाए सदर ट्रंप को। और मेरा ख्याल है फील्ड मार्शल साहब इसको पूरी तरह बताएंगे और अपने मौक़िफ़ का की तशरीह करेंगे। जी। दूसरा टॉपिक जो होगा वो भारत के साथ पाकिस्तान का जो मसला हुआ था और जो हमारी कॉन्फ्लिक्ट हुई, एक दूसरे पे अटैक हुआ, उसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये बताया जाएगा कि असल वजह इस सारे मसले की है कश्मीर का इशू। क्योंकि कश्मीर के मामले की वजह से कश्मीर के अंदर जो दहशतगर्दी वगैरह होती है वो भारत कंट्रोल नहीं कर पाया है और ना ही वहाँ अभी तक नॉर्मल सिचुएशन इस्टेब्लिश हुई है। भारत वहाँ पे चाह रहा है कि वो कश्मीरी मुहिम जो खुद इरादियत के लिए है, जो उनके आज़ादी के लिए है, वो उसको दबा दे। और वो उसका इल्ज़ाम जो भी वहाँ पे गड़बड़ हो रही है उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाता है और फिर पाकिस्तान पे उसने एकदम से हमला भी कर दिया। तो पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया और वो बात वहाँ रुक गई। लेकिन अब इस मसले के लिए सदर ट्रंप की सालिसी की ज़रूरत है। सर, यहीं पे मैं आपको वीडियो अपॉलॉजी यहीं पे रोकना चाहूँगा। आज हिंदुस्तानी फॉरेन ऑफिस की एक लंबी चौड़ी स्टेटमेंट आ गई इसी मीडिएशन के ऊपर, इसी सालिसी के ऊपर। 3-4 पॉइंट्स उन्होंने स्ट्रेट अवे टेकअप किए हैं हिंदुस्तान ने उसके ऊपर कि जनाब पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग डोनाल्ड ट्रंप की मुदाखलत पर नहीं रोकी गई। हमने ना सालिसी माजी में कबूल की, ना अब कबूल करते हैं और ना कभी कबूल करेंगे। हमारे ऊपर कोई शर्तें शरायतें नहीं है, हमारे कोई ट्रेड के मुआहदों के ऊपर कोई शर्तें शरायतें नहीं है पाकिस्तान वाले सीज़ फायर के ऊपर। और ये जो सीज़ फायर किया गया हिंदुस्तान के मीडिया के उनके फॉरेन ऑफिस के मुताबिक, ये जो सीज़ फायर किया गया ये पाकिस्तान की और हमारी जो लोकल अथॉरिटीज़ के जो पहले चैनल्स खुले थे उसके ऊपर था। मतलब कि इस डोनाल्ड ट्रंप की आसिम मुनीर साहब से मुलाकात से पहले हिंदुस्तान की इतनी सख्त स्टेटमेंट आना, हाउ डू यू सी दैट? ये हिंदुस्तान तो झूठ बोल रहा है, साफ बात ये है। उनका मीडिया झूठ बोलता है, उनकी गवर्नमेंट झूठ बोलती है, क्योंकि सारे एविडेंस इस बात के हैं कि हिंदुस्तान ने सदर ट्रंप को अप्रोच किया, मार्को रूबियो को अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि इसकी जंगबंदी इस मामले की हो जाए। एक तो ये, दूसरे ये कि
हिंदुस्तान सालिसी का अगर रूल आउट करता है जी तो वो कोई नई बात नहीं है, वो तो शुरू जमाने से ऐसे ही है कि हिंदुस्तान समझता है कि अगर कोई तीसरी पार्टी इन्वॉल्व होगी हम्म तो वो हकीकत सामने आ जाएगी हम्म और कश्मीर का मामला जो है वो इंटरनेशनलाइज हो जाएगा, जो कि जी हो गया है। जी क्योंकि ये सारा कुछ जो हुआ है हम्म इसका तो जो जो लॉजिकल कंक्लूजन है वो ये है कि जो मंतकी हम्म इसका जो एक इसका जो अखज़ किया जा सकता है मामला हम्म, और इसका नतीजा जी वो यही है कि कश्मीर में गड़बड़ है हाँ और कश्मीर के लोग वहाँ भारत की हुकूमत और उसके कंट्रोल को नहीं कबूल कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान क्या कह रहा है, आई डोंट गिव इट मच वेट, ओके बिकॉज ये हिंदुस्तान में कोई वजन नहीं है हिंदुस्तान की बातों में, और वो हकीकत से पर मबनी नहीं है, वो झूठ है, कंप्लीट झूठ है। सर यहाँ पर अब तो जिससे ये आप आज की गुफ्तगू हमने आगाज़ किया वो इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट है। बार बार आई हैव टू से दैट मुझे बार बार घूम के वापस आसिम मुनीर साहब की मुलाकात के ऊपर आना पड़ रहा है। रीज़न के टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, दो कि ये पहले की स्केड्यूल्ड होंगी, हम श्योर कि ये सारी कॉरस्पॉन्डेंस पहले से चल रही होगी। ईरान कॉन्फ्लिक्ट बाद में स्टार्ट हुआ। ईरान के ऊपर इस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर अमेरिका पाकिस्तान से भी कोई डिमांड रख सकता है सर? देखिए, अव्वल तो ये बहुत बहुत अहम बात है जी कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की सदर ट्रंप के साथ जी मुलाकात बिल्कुल है ऐसे बिल्कुल। और वहां पाकिस्तान अपना मौका बताएगा, और सदर ट्रंप ने 10 बार मुख्तलिफ फोरम्स पे हम्म ये कहा है कि उन्होंने जंग रुकवाई जी और उनका ये उनकी एक कामयाबी है, हम्म और ये कि वो कश्मीर के मामले में सालसी भी करना चाहते हैं। हम्म तो हिंदुस्तान अगर ये सब नहीं मान रहा जी तो वो फिर हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान है। हम तो वही पोजीशन रखते हैं जो कि जी ठीक है मैंने अभी बताई। ठीक है। अ, और जहां तक इजराइल और ईरान के झगड़े की या लड़ाई की बात है, हम्म तो उसमें पाकिस्तान से अमेरिका को कोई तवक्को नहीं रखनी चाहिए, हम्म क्योंकि पाकिस्तान समझता है कि इजराइल ने ज्यादती की है, इजराइल अग्रेसर हम्म है, हम्म और इजराइल ने बगैर किसी जवाब के ईरान पे हमला किया, जी और ये मामला इसी वजह से आगे बढ़ा है। हम्म तो अब हम ईरान की मॉरल सपोर्ट करते हैं, हम्म हम ईरान की हिमायत करते हैं, हम्म और हम समझते हैं कि ईरान को हक है हम्म कि वो अपना एटमी प्रोग्राम भी कायम रखे, हम्म और वो अपने टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को, अपने अपने सरजमीन को का दिफा करे और उसको मेंटेन करे। नकवी साहब, दो के इंटरनेशनल इश्यूज बहुत बड़े हो चुके हैं, बट डू यू थिंक कि इस सारी मुलाकात, आज जो मुलाकात है डोनाल्ड ट्रंप की आसिम मुनीर साहब से, इसमें सम हाउ पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिक्स, जनाब इमरान खान साहब, ये भी अंडर डिस्कशन आ सकते हैं? मेरा जो अमेरिका का मौकफ रहा है जी और अभी भी है जी कि ये जो इमरान खान का मामला है वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामले में हम्म समझा जाएगा, हम्म और उसमें अमेरिका उस सिलसिले में कोई बात नहीं करना चाहता है। हम्म सो दैट इज हाउ इट्स गोइंग टू बी, तो कि इसके इंटरनल इश्यूज के ऊपर कोई बात नहीं होगी? जी नहीं, आई थिंक वो रूल आउट हो जाएगी। मैं नहीं समझता कि ट्रंप उस मामले को रेस करेगा, क्योंकि उन लोगों ने बहुत मर्तबा वाजे किया हुआ है जी कि पाकिस्तान का इंटरनल मामला है, हम्म ये पाकिस्तान खुद इसको देखे। सर, इसी तो सारी सिचुएशन में, इसी तनाजुर में जरा चाइना का भी हमें बताइएगा कि चाइना कहाँ पर खड़ा हुआ है, वो कैसे देख रहा है इस सारी सिचुएशन को, पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात, अमेरिका का इसराइल के साथ ताल्लुक, ईरान के ऊपर अटैक, और चाइना की स्टेटमेंट्स इसराइल के खिलाफ आना, ईरान के हक में आना रिसेंटली, इस तरह सारे तनाजुर को भी कंपेयर कर दीजिएगा प्लीज। या चाइना, देखिए चीन की जो खारजा पॉलिसी है जी वो बहुत संजीदा और समझदार अंदाज में वो उसका उसको उसका ऐलान करते हैं और उसकी वजाहत करते हैं। जी तो उस लिहाज से चीन ने साफ साफ
बता दिया है कि वो समझता है कि ईरान के साथ ज्यादती हुई है और ईरान सही रास्ते पे है, इसराइल ने उसके साथ एग्रेशन की है। एक तो ये, और जहां तक जो अब जो सिलसिला आगे बढ़ रहा है उसमें चीन समझता है कि अमेरिका को उसमें मुलविस होना नहीं चाहिए, और ये चीन ने वाजे किया है। तो चीन चूंकि मैंने जैसे कहा कि बहुत ही समझदारी से पेश आता है और अपने काम करता है, तो उसने इस मामले में कुछ ज्यादा इन्वॉल्वमेंट अपनी नहीं रखी है, और वो समझ में आती है बात, क्योंकि चीन का यही हमेशा का अंदाज है। बट नकवी साहब, चीन अगर अमेरिका इन्वॉल्व हो जाता है इस जंग में, इसराइल के साथ वो इस जंग में आ जाता है, अटैक करता है या समहाउ वो इन्वॉल्व हो जाता है अमेरिका डायरेक्टली इस जंग के अंदर, तो फिर चाइना की इन्वॉल्वमेंट या रशिया की इन्वॉल्वमेंट भी आपको प्रैक्टिकली कहीं पर नजर आ रही? अगर ऐसा होता है, फर्ज किया, जी और मैं समझता हूँ ऐसा होना नहीं चाहिए, जी आ, तो उसमें फिर रूस और चीन भी मेरा ख्याल है कि तक काफी फिर एक्टिव हो सकते हैं, और वो ये कि बेस बुनियादी तौर पे अमेरिका के साथ वो अपना राब्ता रखेंगे और अमेरिका को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि वो किसी एक फरीक के साथ का साथ ना दे, और वो इस मामले को कंट्रोल करे। देखिए ना, इस वक्त दुनिया में जिम्मेदार मुल्क हैं, जी और इसराइल और भारत जिम्मेदार मुल्क नहीं है, वो गैर जिम्मेदार मुल्क हैं। तो वो चाहते हैं अमन, वो जंग नहीं चाहते हैं। तो अमेरिका भी कहता है कि जंग नहीं चाहता है। तो इस बैकग्राउंड में मेरा ख्याल है कि अगर ऐसा होता है कि अमेरिका इनके साथ हो जाता है, तो फिर वो जंग को और तूल दे रहा होगा, और वो मामले को खत्म करने के बजाय और खराब करेगा। तो अमेरिका को नहीं चाहिए कि इसमें मुलविस हो, मगर सदर ट्रंप, आपको पता है, जी वो उनके ऊपर यहूदी असर बहुत है, जी और इसराइल का असर है। वो उनके अपने खानदान में लोग यहूदी, उनका उनका दामाद यहूदी है, जी तो वो बहुत उनके जेर असर हैं। जी इसलिए अगर ऐसा करते हैं तो वो बहुत गलत फैसला होगा, और उसमें उनको बहुत परेशानी होगी, शर्मिंदगी होगी, नकवी साहब, सुक्की होगी। फाइनली ये फरमाइएगा कि अल्लाह करे कि ये वॉर रुक जाए, कभी भी मासूम जानों का ज़िया नहीं होना चाहिए, कभी भी एग्रेसर इसराइल जैसे कोई इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि जिस तरफ मर्जी वो चढ़ दौड़े। अल्लाह ना करे कि अगर ये जंग फर्दर फैलती है तो पाकिस्तान के बॉर्डर्स भी ईरान के साथ, हाउ डू यू सी ऑल दैट सर? ना वो है, मगर पाकिस्तान, देखिए ना, पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल का मेंबर है। पाकिस्तान पीस और अमन के का ख्वाह है, और हमेशा उसी की उसी मकसद पे तो उसका उसका रुझान होता है। वो जंग का बढ़ना या जंग का फैलना, पाकिस्तान बहुत ही उसको मनफी अंदाज में देखता है। और जहां तक हमारे बॉर्डर का सवाल है, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि इसका स्पिल ओवर इफेक्ट पाकिस्तान में हो, लेकिन अगर होता है तो हम अपनी दिफा करना जानते हैं, और हम अपनी दिफा करेंगे। नकवी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद वापस आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। इस सेगमेंट में ज्वाइन किया जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद सर। ब्रिगेडियर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे मिजाज हैं आपके, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? जी खैरियत खैरियत, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर। ब्रिगेडियर साहब, फर्दर एस्केलेशन आप देख रहे हैं ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में? जनाब बड़ी, हम तो देख रहे हैं कि सुपर एस्केलेशन की तरफ जो उनके जो लीडर है, टॉप लीडर, उन्होंने कह दिया कि कि हम सरेंडर करें, और उन्होंने तो धमकी दी। उन्होंने कहा कि हम तो बिल्कुल मज़ाहमत करेंगे, चाहे अमेरिका हो चाहे इसराइल हो। सर यहाँ पर बहुत क्लियरली दे। सर यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है ना कि अगर एस्केलेशन फर्दर होती है तो फिर ऑब्वियसली सिर्फ ये ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं रह जाएगा, फिर इसमें और भी बहुत सारी पावर्स इन्वॉल्व होती जाएंगी।
नहीं, जब हम एस्केलेशन की बात करते हैं तो हमारे जहन में ये 2-3 चीजें आ रही हैं, जो कि जिस तरह अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी वो बीच में इन्वॉल्व है इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट में, इसराइल का साथ दिए, ब्रिटेन जो है तैयार है पार्टिसिपेट करने के लिए, गालिबन फ्राक ने भी कह दिया, तो वो तो फिर एक एस्केलेशन हो जाती है। एक तरफ इरानियंस हैं, उनके रेवोल्यूशनरी उनकी फोर्सेस हैं, और दूसरी तरफ ये तमाम रशियन कोलिशन है, और ये न्यूक्लियर, अब देखें कि अब IAEA ने एटॉमिक एनर्जी ने कम कर दिया है कि इधर उनको अभी उनको स्ट्राइक हुई है, उन पे हिट हुई है, डैमेज है, वो तो आने वाले दिनों में अभी क्लियर होगा, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि हाँ लगता है सेंट्रीफ्यूज फैसिलिटी जो है उसको नुकसान हुआ है। सो ये एक बड़ी इवॉल्यूशन है, इसमें एनीथिंग कैन हैपन इन द नेक्स्ट 3-4 डेज, स्पेशली जब ईरान डिटर्मिनेशन शो कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है इसराइली स्ट्राइक्स पे, वो कि इसराइल जो है कहते हैं, और टोटल एयर सुपीरियरिटी है वो तेहरान, तो वो एक सिचुएशन में तो बिगड़, क्योंकि अगर वो सरेंडर होते हैं, और जाहिर बात है करना भी नहीं चाहिए उनको, और मुल्क है एक इंडिपेंडेंट मुल्क, तो फिर But sir, how capable is the question here is how capable is Iran? किस हद तक रिटेलिएट कर सकता है, किस हद तक रिस्पॉन्ड कर सकता है? कॉज सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अब वॉरफेयर के अंदर एयरफोर्स ही रह गया, तो इस स्पेशली इस वॉर के अंदर तो एयरफोर्स तो ईरान की बहुत ज़्यादा रिटेलिएट नहीं कर पाई रिसेंट क्राइसिस में। नहीं, आपकी बात ठीक सामने नजर आ रही है, लेकिन वो रिलाई कर रहे हैं अपनी, वो तो कहते हैं हम 2 साल तक जो मिसाइल फोर्स है, हम 2 साल तक जो है उसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं अगेंस्ट इसराइली। इसका मतलब है कि उन ठीक ठाक एरिया है, और उनके पास स्टेमिना भी है कि वो लड़ सकते हैं। फाइट द फैक्ट, मैं फिर कहूंगा कि अमेरिकन कहते हैं जी हमारी इसराइलीज के सुपीरियरिटी है ओवर तेहरान है, ओवर ईरान, और जिस मर्जी टारगेट को चाहते हैं उसको टेक ऑन कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे बात यह है ना कि अगर कोई और मुल्क को तो वाकई वो खुद प्लीड करेगा, खुद कहेगा कि जी हमें हम सीज फायर करने को तैयार हैं, जो आपकी टर्म्स एंड कंडीशन में टेबल पे नेगोशिएट करना, वो कहते हैं हम आखिरी दम तक लड़ने को तैयार हैं, सीज फायर का सवाल नहीं पैदा होता। हाँ, इसराइल अगर कहे वो कि जी हम सीज फायर करना चाहते हैं, फिर ईरानी ने कहा हम भी बैठ के सीज फायर की बात कर लेंगे, लेकिन ये नहीं सरेंडर करके सीज फायर करेंगे और अपने आप को बिल्कुल अपनी सॉवरेनिटी जो है उसको खत्म कर देंगे। तो ये जा रहे हैं, और आप देखें शाह फरान के जो बेटा है जो अब इस वक्त ओल्ड नाउ, लेकिन उन्होंने भी ईरानी कौम को कहा कि यू गेट रेडी, लेकिन आज 3 इनकलाब वहां पे आया, वहां के लोग जो है दे वेरी वेरी इमोशनल, जस्ट उनकी कमिट वो बहुत ज्यादा इस्लामी इनकलाब से, तो बड़ा एक मुश्किल मामला बन गया है फॉर दी अब जो नुकसान ईरान ने बर्दाश्त किया है, कोई शक नहीं है, बड़ी बर्बादी हुई है पिछले 5 दिनों में, लेकिन क्या कभी कि इसराइल की शक्ल भी वही होगी तेल अवीव जो कि गजा की शक्ल है? तो आप इमेजिन करें कि इसराइल ने कितनी डेवस्टेशन हुई है, कॉज की है, बात नहीं है। बट सर फाइनली ये फरमाइएगा कि इन्हीं सारे क्राइसिस के अंदर ऑब्वियसली ये इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट बनता जा रहा है कि इसके अंदर और पावर्स भी बहुत सारी इन्वॉल्व होती जा रही हैं। हमारे फील्ड से मुनीर साहब की मुलाकात है आज डोनाल्ड ट्रंप से। डू यू थिंक कि एम्फेसिस मेन जो है वो सारा ये ईरान और ये इसी कॉन्फ्लिक्ट पे ऊपर होगा इस मुलाकात का? देखिए जी, पहले तो इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर द आर्मी चीफ के यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट जो है बहुत ही वो अनप्रेडिक्टेबल किस्म की पर्सनालिटी है। उन्होंने 3-4 मुलाकात है वाशिंगटन में, तो यकीनन ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट की सालमियत इलाके की जो सारी जो इस वक्त सूरत हाल है सिक्योरिटी की, उसमें पाकिस्तान बिकम द वेरी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। ईरान के मामला जो हैं, क्या पाकिस्तान का क्या रोल हो सकता है, होगी, स्पेशली जब हम देख रहे हैं कि अमेरिकन जो है वो भी थोड़े फंसे हुए हैं कि भी किस तरह मामला जो है वो रिजॉल्व हो। और फिर अब ये 1 महीना ही गुजरा है जब हमने इंडियंस को जो फैंटी दी है, अपना हमारा ऑपरेशन महसूस हुआ, ठीक है ना जी, तो उसमें पाकिस्तान की जो अहमियत है फ्रॉम द मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू एंड सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, वो तो आप देखें बहुत बढ़ गई है। एंड दैट इज व्हाई द आर्मी चीफ जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप ने इनवाइट किया फॉर लंच,
डेवलपमेंट। मिट साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाजरीन, इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि आज की मुलाकात फील्ड मार्शल की और डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की आज की जो मुलाकात है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए कुछ खैर की खबरें आएँ वहाँ से। रीज़न के हालातों वाक़यात इंटरनेशनली ऐसे बन गए हुए हैं कि ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट हमारे बॉर्डर के तक का है। ईरान और पाकिस्तान का मुश्तरका बॉर्डर जो है, और ये इस इसराइली जारहियत को अगर एट दिस मोमेंट नहीं रोका गया तो इन डेज टू कम anything and everything is possible. Though we are capable to retaliate, we are capable to respond back, जिस तरह हमने अभी हिंदुस्तान का और हमारा जो स्टैंड ऑफ हुआ था, बट हमेशा अमन की दुआ करनी चाहिए और किसी बेहतर हल के लिए ही दुआ को रहना चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।